नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग का यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं गोरखपुर बढ़लगंज से पधारे डॉक्टर आरपी यादव। आरपी यादव के बारे में आपको बता दें कि इन्होंने बीएचयू से अपनी पढ़ाई पूरी की। ज्योग्राफी में एमएससी और पीएचडी करने के बाद रुद्रपुर देवरिया में इन्होंने 23 साल तक अध्यापन किया और रानीपुर मऊ के जनता कॉलेज से प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए। आपका कार्यक्रम में स्वागत है यादव जी। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि भारत को लेकर आपके मन में क्या परिकल्पना है? भारत के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष में काफ़ी लंबे समय तक जो वर्तमान भारत है उसका मानचित्र कभी स्थापित नहीं हुआ, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद जो स्वरूप निखरा है और बंटवारा के बाद जो बचा हुआ अवशेष है वो भारत अब एकता में रहे, इसके लिए हम अपने देश में जो संविधान है उसके तहत चल के वैज्ञानिक सोच रख करके भाईचारा विकसित करके इसको एक रख पाएंगे। पिछले इतिहास में हम झाँकेंगे उनके तमाम कमियों को हमको हटाना पड़ेगा। इसमें बहुत विषमताएँ थी और धार्मिक सामाजिक जो विसंगतियाँ थी उनको दूर करना पड़ेगा और भाईचारा को डेवलप करना पड़ेगा। बड़े शिद्दत से हमारे चिंतकों ने, मनीषियों ने भारत के संबंध में जो संविधान निर्मित किया है बाबा साहब की देखरेख में, नेहरू जी के, गांधी जी के और राजेंद्र प्रसाद जी के देखरेख में, वो संविधान दुनिया का सबसे सुंदर संविधान है। उसमें सीधे लिखा हुआ है कि भारत में जो नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक, उनके बीच में कैसे व्यवहार होना चाहिए। उसमें सीधा लिखा हुआ है कि हम लोगों में बंधुत्व, भाईचारा स्थापित रहे। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें हमारे लिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम अपने नागरिक को साइंटिफिक टेम्परामेंट देंगे, यानी विज्ञान की सोच विकसित करेंगे। वह उसके इतर जाने पर हमारे देश में बहुभाषी, बहुधर्मी बहुत से तरह के लोग हैं, जैसे नागालैंड में है, मेघालय में है, दक्षिण भारत में है, गोवा में है, कश्मीर हमारा है, यूपी है, तमाम विविधताएं पड़ी हुई हैं। इस विविधता में एकता स्थापित करने का एकमात्र रास्ता है हमारा संविधान, उसमें आस्था रखना। जब हम संविधान में आस्था रखेंगे, उसके कर्तव्य और अधिकार को हम समझेंगे कि हर नागरिक का क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, हम रंग भेद पर नहीं जाएंगे। धर्म अपने निजी विचार के रूप में माना गया है, किंतु मेरा मानना है धर्म के 3 रूप हो गए हैं। एक तो निजी पूजा पद्धतियां हैं, सोच है, जो झगड़े के बहुत सारे कारण हैं। उदाहरण के लिए बताऊं कि एक समुदाय कहता है मेरे देवता अमुक जानवर की मांग किए हैं, मैं यही दूंगा, दूसरा कहते यह दूंगा। यही झगड़े के कारण आए दिन होता है। इसके बाद फिलॉसफी है, दर्शन है। दर्शन में कहते हैं कि हमारे लोग दफनाए जाएंगे और क़यामत के दिन में आएंगे तो अल्लाह के सबको उठा ले जाएंगे। दूसरा कोई कहता कि हमारा स्वर्ग है, हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। ये फिलॉसफी अलग अलग है। तो यह इसमें भी उतना विवाद नहीं है। और सबसे अधिक विवाद पूजा पद्धतियों में है। इसके लिए संविधान में कहा गया है कि आप कोई ऐसी गतिविधि न करें कि आप अगले नागरिक का ठेस पहुंचाएं। देखिए, संविधान में तो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, उसकी प्रस्तावना में बहुत सारी बातों का उल्लेख है। हाँ। लेकिन उसको लोग मानते नहीं या उसको फॉलो नहीं करते। हाँ। इसका क्या कारण है? हाँ, इसका कारण है देश आज़ाद होने के बाद हमारे किताबों में, जो पाठ्य पुस्तकों में जो मैटर रखा गया है स्कूल कॉलेज में, उसमें हम भूगोल, इतिहास, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान पढ़ाते हैं। अनिवार्य रूप से कक्षा 9 के बाद संविधान का भी कुछ अंश पढ़ाना चाहिए, ताकि जेहन में आए हमारे नागरिक जो बने, हमारा अधिकार और कर्तव्य क्या है, हमारी विविधता में एकता कैसे है। इसको अलग से पाठन में नहीं, पाठ्य पुस्तकों में कक्षा 8 के बाद लड़के जब कुछ होशियार होते हैं उनके नॉलेज में होना चाहिए कि ये जो ईसाई ये मेरा भाई है, ये सिख मेरा भाई है, ये मुस्लिम मेरा भाई है। देखिए, आपसी जो लोग होते हैं वो तो भाईचारा तो विकसित है। हम मोहल्ले में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेदभाव नहीं रहता है। लेकिन ये भेदभाव जो राजनीतिक
राजनीति के करते क्षेत्र हैं, है, हाँ, वो भी करते हैं अपने, तो उसका असर उन पर पड़ता है, तो पड़ता है। और हमारे जो पंडा पुजारी मौलवी हैं वो भी कुछ हद तक जिम्मेवार हैं। तो उसको कैसे दूर किया जा सकता हाँ, है? उसके लिए ये दूर किया जा सकता है कि जितने भी अपने संप्रदाय बनाए हैं उनके जो अगुआ हैं, जैसे पोप हैं, हमारे पंडा हैं, मौलवी हैं, उनको एक साथ मीट टुगेदर होना चाहिए। उनकी बैठक नहीं होती है, अपने विचार को आदान प्रदान कीजिए। नहीं तो आप मैडम सोचें कि यदि हमारा मौलवी कहता है हम मस्जिद में अच्छी बातें करते हैं, ठीक है, वो मैं मानता हूँ, और मंदिर में भी कहते हैं अच्छी बातें करते हैं, तो दोनों अच्छी बातें क्यों नहीं एक साथ मिल पाते हैं? नहीं मिलते हैं। यदि आप मुस्लिम भाई मंदिर में जाएंगे तो वहाँ बवाल होगा, हिंदू मस्जिद में जाएंगे वहाँ बवाल होगा। तो ये बवाल दूर करने के लिए एक ही रास्ता है कि जितने संप्रदाय के लोग अगुआ हैं वो एक साथ बैठे और भाईचारा विकसित करने के लिए, जो आप कहिए कि लोग विकसित रहते रहते हो गए हैं नेचुरल, इसके अलावा इनकी भी भूमिका है। और कोई भी बात हमारे राजनेता ये न कहें जिससे धार्मिक भेदभाव पैदा हो। अच्छा, ये जरूरी है। एक बात और, बहुत और सारे इसे कानून से रोकना चाहिए। यदि कोई मंच से सार्वजनिक रूप से कहता है घृणा की बात, नफरत की बात, तो इस पर रोक होनी चाहिए, वो संविधान में है। अच्छा, हमारे देश को महान बनाने के लिए क्या रोड़े हैं? बहुत सारे रोड़े तो अभी आपने बताया, 2-4 जो हैं, लेकिन और कौन सी रुकावटें हैं जिससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है? जो संसाधन हैं उनको विकसित करना, और विकसित करने में सबकी भागीदारी। किस प्रकार के संसाधन? जो खनिज हैं, अच्छा, कृषि क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, जल क्षेत्र है, ये नेचुरल जो संसाधन हैं इनको डेवलप किया जाए। बहुत सी भूमि परती पड़ी हुई है, ऊसर पड़ी हुई है, पानी बह जा रहा, पानी बिना सूखे लोग मरते हैं। हमारे एक सरजू नदी का पानी को यदि लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो जल संकट नहीं होगा। हमारे यहाँ सूखा संकट और जल संकट, यानी बाढ़ भी है और सूखा भी है। इसका मतलब वाटर मैनेजमेंट ठीक नहीं है, इससे पानी के लिए लोगों को कोसों दूर जाना पड़ता है। देखिए, खनिज संसाधन का तो उपयोग, दोहन बहुत हो रहा है। हाँ। तो आप किस तरीके से चाह रहे हैं कि उसका उपयोग मैं हो? चाह रहा हूँ उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में दक्षिण भारत में खास करके खनिज है, उस खनिज को डेवलप जब किया जाए, किस तरीके से? और उनका खनन किया जाए। खनन तो लगातार हो रहे हैं। हो रहा है, तो उससे जो इंडस्ट्री लगे, जो उद्योग धंधे लगे, उस धरती के रहने वाले को भी हिस्सेदारी दिया जाए। जैसे मान लीजिए दक्षिण भारत में कोई कारखाना लगा लोहे का, तो हम उत्तर भारत के और बड़े शहरों के लोग नौकरी करते हैं। 99% वहाँ के आदिवासियों की हिस्सेदारी नहीं दिखाई देती है। आपका कहने का मतलब है जिस क्षेत्र में विकास हो, इंडस्ट्री लगे, वहाँ के लोगों को रोजगार का मौका हाँ, मिले। उनको एक मौका दिया है कि इनकी ज़मीन से हम जब खरी निकाले हैं तो 25-30-40% उनको भी नौकरी, ताकि उनकी आर्थिक उन्नयन हो। अच्छा। वो भागीदारी नहीं है, सर्वे करा के देखना चाहिए। अच्छा, अभी जो हमारे देश में एक खास तरीके का वातावरण निर्मित हो गया है धर्म को लेकर, धर्मांधता को लेकर, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने। पहले मैडम आपको समझा दें, धर्मांधता और धर्म, धर्म की अंधता आपने कहा है, मैं धर्म और पाखंड कहता हूँ। जब पाखंड को आप विकसित करेंगी तो कलह पैदा होगा, और जब अशांति होगी तो विकास तो नहीं होना है। सीधी सी बात है। शांति के लिए क्या होना चाहिए? धर्म को सही ढंग से परिभाषित करें। मेरे अपने विचार हैं, धर्म में 2 ही चीज़ों का स्थान होना चाहिए। पहला परोपकार, दूसरा अहिंसा। कोई पंडा पुजारी नेता व्यक्ति कुछ भी कहे, 2 चीज़ों से परहेज करे। क्या? कि एक दूसरे से विभेद न पैदा हो, नफरत न पैदा हो, और जब भी बात करें एक दूसरे से मेल जोल की बात करें। जैसे मान लीजिए मुस्लिम भाई नमाज पढ़ रहे हैं, भाई नमाज तुम पढ़ लो, उस पर कोई हिंदू डिस्टर्ब न करे। इसके बाद हिंदू कोई जुलूस निकल रहा है तो मुस्लिम भाई भी उसका सहयोग करें, उनमें शांति बनाए रखें। वो कहते हैं मेरे मोहल्ले से तुम मत निकलो, वो कहता मेरे मोहल्ले से तुम मत निकलो, तो ये कैसे हल होगा? ये तो हल हो नहीं पाएगा। इसीलिए एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे को उकसाने की बात हो। जैसे मुस्लिम मोहल्ला में जब जाते हैं तो जय श्री राम जब बोलते हैं तो मुस्लिम भाई को क्यों तकलीफ होता? नहीं होना चाहिए। उसी तरह से हिंदू मोहल्ले में जब अल्लाह अकबर कहते हैं उनको नहीं तकलीफ होना चाहिए, मामला शांत हो जाएगा। जब एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करेंगे तो ये विसंगतियाँ पैदा होंगी, और जब डिस्टर्बेंस होंगे, धाराएं लगेंगी, तो कारोबार बंद होगा, रोजगार बंद होंगे। तो सबसे पहले कौन क्षति पहुंचाएगा?
छोटे तबके को, खुमचा वाले, ठेला वाले, उनका कारोबार बंद हो, धनी लोग तो ठीक ठाक रहेंगे। तो ये ध्यान देना चाहिए कि जो त्यौहार पड़े उसके पूर्व संध्या में दोनों समुदाय, चारों जितने समुदाय हैं उनकी एक बैठक हो और निश्चित किया जाए जुलूस किधर से निकले और लोग क्या करें, सहयोग करें। यदि मुसलमान भाई किनारे होकर कहते मैं भी श्री राम कह रहा हूँ, मामला शांत हो जाएगा। मुस्लिम भाई के मोहल्ले से हिंदू निकल रहे हो, कह रहे मैं अल्लाह भी कर रहा हूँ, तो झगड़ा किस बात का रहेगा, समाप्त हो जाएगा। मान्यताएं एक दूसरे को होते हैं, कपड़े का, भोजन का, रहन सहन का। और गौतम बुद्ध तो पहले ही कहे हैं कि वाणी, भाषा और भोजन पर कोई नियंत्रण संभव नहीं है। आज दुनिया में देख लीजिए, क्या दुनिया को एक भोजन, एक वस्त्र, एक भाषा में आप नहीं रह सकती हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध के विचार को चीन, जापान, इंडोनेशिया, सुमात्रा, बोर्नियो, श्रीलंका सारे देश मानते हैं। उनके भोजन, भाषा अलग अलग है, लेकिन नैतिकता उसमें है। और धर्म में नैतिकता का होना जरूरी है। नैतिकता नहीं है तो राजनीति भी सही नहीं है, समाज भी नहीं सही है, धर्म भी सही नहीं है। नैतिकता बहुत जरूरी है। अच्छा। नैतिकता के अभाव से ये कमियां आ रही हैं, देश का विकास नहीं हो पा रहा है। और हमारे राजनेता जो हैं नीति बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन मुझे डाउट है कि उनके अंदर नियत कम है, नियत की अभाव है, ये बड़ी बात है। अच्छा, अभी देश में जाति जनगणना को लेकर बहुत सारे जगहों पर बैठकें हो रही हैं, बातचीत हो रही हैं। सरकार की जो डिलेमा की स्थिति है जाति जनगणना को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? उसमें मुझे बहुत सरल बात है, समाज में जातियां जो बनी जिन भी कारणों से, वो तो यहाँ मुद्दा नहीं है, जनगणना की बात है। तो प्लानिंग करने के लिए जनसंख्या जरूरी है। जैसे संविधान में सामान्य वर्ग है, ओबीसी है, एससी है, अल्पसंख्यक है। वो जनगणना किसके लिए है? तो उनकी भागीदारी क्या है, राष्ट्र निर्माण में भागीदारी क्या है। और ये जो भागीदारी है और नौकरी में अंतर है, सबको नौकरी देना संभव नहीं है। मान लीजिए 50 जगह हैं, समाज के सभी वर्ग हैं जिनको मैं गिनाया हूँ, वो यदि सबकी हिस्सेदारी होगी तो सभी अपने देश को अपना समझेंगे। और एक ही वर्ग को बैठा दीजिए नौकरी में, शेष को घर बैठा दीजिए, तो भागीदारी तो नहीं हुई। भागीदारी होगी तो राष्ट्र और राष्ट्रीयता का विकास नहीं होगा। भैया हम अल्पसंख्यक हैं, हमको एक भी पद नहीं मिला, तो मेरा राष्ट्र कैसे हुआ? और केवल सबको नौकरी दे देंगे ये संभव नहीं है। भागीदारी राष्ट्र निर्माण में और नौकरी दोनों में अंतर है। कोई भी सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, लेकिन भागीदारी कर सकती है। तो भागीदारी के सवाल है, भागीदारी के लिए संख्या की जानकारी होना आवश्यक है। लेकिन 1911 के बाद से लेकर आज तक 1921 से लेकर आज तक जाति जनगणना नहीं हुई, तो क्यों सरकार बचती है इस मुद्दे को लेकर, जबकि जनगणना तो हर 10 साल में हो ही रही है? होती है। अब ये देखिए, सरकार के ऊपर बहुत अधिक टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जनता का दबाव है तो सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है जनता द्वारा चुनी गई है। लेकिन बहुसंख्यक यदि जानते हैं और चाहते हैं कि जनगणना हो तो ये मानने में कोई तकलीफ नहीं है। रही बात, लोग कहते हैं कि जातीय जनगणना से जातिवाद विकसित होगा, तो वो तो आज भी विकसित है। जनगणना नहीं करेंगे तो वो भी जातिवाद होगा। यदि सबकी अपनी हिस्सेदारी दे दी जाए कमोबेश मिला के, तो वो तो और अच्छा रास्ता होगा। वो कहेंगे भाई आपकी जनसंख्या जितनी है उसके करीब आपको मैंने दे दिया, अब आपको क्या चाहिए। आज 52% लगभग ओबीसी की बात हो रही है, उनके पक्ष में 27% आरक्षण है, आबादी से कम है। हमारे सवर्ण भाइयों को जिनकी आबादी 15-20 मानी जाती है, 25 मान लिया, उनके लिए 10% आरक्षण हुआ। किसी पिछड़े वर्गों ने उनका विरोध नहीं किया, साइलेंट रूप से उनको स्वीकार कर लिया। उसी तरह सवर्ण भाइयों को भी चाहिए कि हमारे ओबीसी हमारे ही भाई हैं, हमारे ही देश के नागरिक हैं, उनके भी आबादी के करीब उनको हिस्सा मिल जाए और मेल जोल बढ़ जाए, तो देश का विकास तो होना निश्चित ही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे गांव के लोग का YouTube चैनल। आप अपने सुझाव हमें अवश्य भेजें कि आपको ये कैसा लगता है। साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।